जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। तो पिछला हम लोग दो लेक्चर में हम लोग एटॉम और न्यूक्लियस का दो लेक्चर कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और उसका लिमिटेशन भी पढ़ लिए थे, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग कर लिए थे बोर एटॉमिक मॉडल, और उसमें भी हम लोग उसका भी लिमिटेशन पढ़ लिए थे कि बोर ने क्या क्या बताया था। देखो वो थोड़ा सा याद दिला देते हैं, पिछला वीडियो वाला जो बोर एटॉमिक मॉडल था उसी से रिलेटेड है। आज हम लोग को पहले मतलब पढ़ना क्या है, पहले देख लो। आज हम लोग को पढ़ना है फाइंड द डेरिवेशन ऑफ रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है ये हम समझाएंगे, एंड बोर्स रेडियस क्या होता है ये भी समझाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर्स थ्योरी होता क्या था, ये बात समझ लो। तो बोर्स थ्योरी क्या क्या बताया था, बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटता है, और जब सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटेगा, ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर चक्कर काटेगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ये फर्स्ट में बताया था, फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया था किसने, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने। समझ में आ गया कि बोर एटॉमिक मॉडल का था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता तो है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मींस के, याद है ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट मींस जेड ई प्लस जेड ई इंटू ई और बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो हम लिख लिख के सब बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बोलो, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पहला स्टेटमेंट बताया था। दूसरा स्टेटमेंट में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ध्यान सुन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करता है बोलो, चक्कर काटता है, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा तो एनर्जी लूज नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज तब करेगा जब वो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में क्या लगाता है बोलो, जंप लगाता है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है जिसका टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है h/2π का मल्टीपल इंटीग्रल होता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसका मल्टीपल इंटीग्रल कितना का होना चाहिए, h/2π का होना चाहिए। इतना सारे चीजें किसने बताया था, बोर ने बताया था। बात समझ में आ गया। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा। उसी ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट सकता है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट कहेंगे। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का आज हम लोग को रेडियस निकालना है, रेडियस का डेरिवेशन करना है, ठीक है ना। तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस पर मान लो प्लस जेडी चार्ज है। कितना चार्ज है बोलो, प्लस जेडी चार्ज। हम समझा चुके थे कि किसी भी एटॉम का न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, प्लस जेडी चार्ज होता है। जेडी चार्ज कहने का सेंस क्या होता है कि अगर कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल कोई भी एटम, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना। न्यूट्रॉन और क्या होता है बोलो, प्रोटॉन होता है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। सॉरी, देखो ध्यान समझना कि यहाँ जेडी कहने का सेंस है, फिर से बता रहे बच्चा, जेडी कहने का सेंस है, जेड का मतलब हम लोग को यहाँ देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन को, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कितना प्रोटॉन होगा मेरे भाई, तो प्रोटॉन कितना होगा, तो बोले सर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा बोलो, प्रोटॉन होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल सोडियम का ले लो एग्जांपल, तो सोडियम अगर ले ले एग्जांपल, तो एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, 11 होगा। यानी कि यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 11 क्या होगा, प्रोटॉन होगा। कहाँ, न्यूक्लियस में। बात समझ, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ई है, तो जेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, जेडी हो गया। कितना हो गया बोलो, जेडी। यानी कि जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कितना होगा, जेड होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो जेड इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, जेडी होगा। दैट मींस न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा बोलो, जेडी चार्ज होगा, ठीक है। तो किसी भी एटॉम का न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, जेडी चार्ज होता है। जेड का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं, तो उससे कोई लेना देना नहीं है हमको, ठीक है। देखो, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, और ये उसी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना का मल्टीप्लाई होना चाहिए,
h/2π का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, तब इस ऑर्बिट को हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, जिसका रेडियस क्या है बोलो, r है, जिसका रेडियस क्या है, r है। बात समझ में आ गया। तो इस स्टेशनरी ऑर्बिट के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, रेडियस के डेरिवेशन को फाइंड आउट करना। क्लियर है। तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, वो मान v वेलोसिटी से r रेडियस वाले स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है। जब r रेडियस वाले चक्कर काटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा तो जरूर इस पर कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि सेंट्रीपोटल फोर्स यानी कि Fc, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये बोर ने बता चुका था। किसने बताया था, बोर ने, अकॉर्डिंग टू बोर, अकॉर्डिंग टू बोर। समझ में आ गया। तो बोर ने ही कहा था, अकॉर्डिंग टू बोर। तो बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर चक्कर काट रहा है तो इसके लिए वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तभी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या काट रहा है, चक्कर काट रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो हो गया mv²/I r, बोलो हाँ है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K, याद है ना, K। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद होगा आप लोगों के। आप इक्वल होता है K Q1 Q2/r², K Q1 Q2/r², यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे K, Q1 की जगह लिखेंगे Ze, क्योंकि यहाँ Ze चार्ज है और वहां पर कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ E लिखेंगे, और बाई क्या होगा बोलो r², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस r है तो r² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बोलो mv² और बाई क्या लिखेंगे r, और इक्वल टू K, और यहाँ हो जाएगा बोलो Ze² और बाई क्या हो जाएगा बोलो r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ये बात समझ में आ गया, बोलो बात समझ में आ गया। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे जैसे कि अर्थ ही है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो काट तो रहा है तो जरूर उसको कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही रहा होगा, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का घूम नहीं सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है मतलब यहाँ कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे सकता है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है इसके और इसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, और इसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 को ही K बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये K इक्वल टू Ze इंटू जी और बाय होगा r², तब ये इक्वेशन मेरा निकल के आएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो अगला स्टेप, ये तो समझ में आ गया। अब देखो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना का होता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है h/2π का मल्टीपल होता है। बात समझ में आ गया। तो हम लिखते हैं यहां एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट, या तो इलेक्ट्रॉन बोलो या तो ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में क्या कर रहा है बोलो, चक्कर काट रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहां से, तो एल इक्वल टू हो जाएगा कितना का होना चाहिए, h/2π का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। अच्छा पिछला क्लास ही बता दिए थे, एल का फॉर्मूला होता है mvr, है ना। L इक्वल टू क्या होता है बोलो, mvr। तो यहां हम लिख सकते हैं mvr, है ना, mvr बराबर nh/2π, nh/2π दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, क्लियर है। तो फिर से लिख दे क्या, ओके कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं, और ये डिस्टर्ब कर रहा है, देखो यहाँ, हाँ समझ में आ गया। देखो तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, और L इक्वल टू होगा nh/2π, nh/2π, जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है बच्चा, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्लियर है बात, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो यहां L का बराबर, L बराबर क्या होता है, L बराबर होता है mvr, पिछला क्लास ही पढ़ा चुके हैं,
L बराबर होगा mvr और यहां से लिखेंगे इक्वल टू NH/2π। यहां से हम v निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बोलो v। तो v इक्वल टू क्या होगा, यहां जैसे हम लिखे mvr लिखे अभी, फिर से लिख देते हैं एक बार और, क्या ही दिक्कत है, यहां लिख देते हैं mvr इक्वल टू NH/2π, है ना। तो यहां से हम v जैसे ही निकालेंगे तो v इक्वल टू होगा NH/2π और यहाँ क्या होगा बोलो mv। और इस v का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट वी गेट, है ना। तो देखते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है। जैसे इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पुट करेंगे तो पहले ये वाला वैल्यू लिख देते हैं mv²/r। तो यह लिख लेते हैं mv²/r इक्वल टू हो गया k z² और नीचे में है r²। कोई तकलीफ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे mv/r, ठीक है। और v की जगह ये टर्म लिख देते हैं तो NH/2π mv और इसका करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है ना, इक्वल टू हो गया k z² और पाई r², ठीक है। अब इसको यहाँ स्क्वायर वाला तोड़ो तो लिखेंगे m, यहाँ क्या लिखेंगे n² h² और यहाँ होगा बाय r, यहाँ क्या होगा 2² मतलब 2² बोले तो 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा बोलो 4, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 4 π² m² v² होगा ना। इतना सारा चीजें होगा यहाँ पे, समझ में आ गया, ठीक है ना। कुछ छूटा नहीं है बच्चा। यहाँ mvr, यहाँ r है, हमको v निकालना था तो mr² जाएगा नीचे ना, mr², यहाँ गड़बड़ है क्या, mr², यहाँ होगा mr। एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फिर से लिख देते हैं यहाँ से पूरा। देखो यहाँ क्या करना है, हमको निकालना था v, तो v निकालेंगे तो यहाँ होगा NH क्या होगा NH तो NH/2π और होगा यहाँ mr, वही चीज तो हम बता रहे थे, समझ में आ गया mr। और यहाँ लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, है ना, इन फर्स्ट वी गेट, है ना। तो गोट करो, इसका वैल्यू हम पुट करो तो पुट करेंगे तो होगा mv²/r इक्वल टू k z²/r²। तो यहाँ लिखेंगे m/r, ठीक है ना। और यहाँ v की जगह ये टर्म आएगा NH/2π mr और इसका होगा होल स्क्वायर, होगा ना, इक्वल टू होगा k z² और नीचे में क्या हो जाएगा बोलो r²। अब इसको करो m/r यहाँ तो करेंगे तो n² h² और यहाँ 2 to 4 हो जाएगा 4 π² और क्या हो जाएगा बोलो m² r² होगा ना। और इक्वल टू हो जाएगा k z² और यहाँ हो जाएगा बोलो r²। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको प्यार से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि सिर्फ देखो यहाँ एक m से एक m कैंसिल होगा, r² से r² कैंसिल होगा और बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो नहीं होगा इसको हम यहाँ लिखते हैं साइड में, तो इधर ही हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो यहाँ पर ही हम करते हैं। तो इधर वाला पर लिख देते हैं, इधर वाला मेरे पास बचा हुआ है n² h², समझ में आ गया, n² h² इक्वल टू इधर क्या बचेगा, तो इधर पहले हम ये वाला टर्म लिखना चाहेंगे तो यहाँ होगा 4 π² m बचेगा, तो यहाँ लिखते हैं 4 π² m बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आएगा k z e², क्लियर है ना, k z e², ठीक है। अब देखो यहाँ एगो और था r भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो r को एकदम हम बाहर में लिखना चाहेंगे यहाँ पे, समझ में आ गया। इसी r को हमको निकालना है तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे। तो r जैसे ही निकालेंगे इसीलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, r इक्वल टू हो जाएगा n² h², दिख गया ना, n² h² बोलो, n² h² इक्वल टू क्या होगा 4 π² m k z e², समझ में आ गया। ये है हमारा तुम्हारा रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट।
लेकिन हम लोग को बोर्स रेडियस भी निकालना है। तो समझते हैं कि बोर्स रेडियस क्या होता है, हम लोग समझते हैं। ये बात तो समझ में आ गया ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, समझ में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, समझ में। अब हम लोग समझते हैं कि बोर्स रेडियस क्या होता है। तो अगला स्टेप हम लोग समझेंगे बोर्स रेडियस के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे बोर्स रेडियस क्या होता है। देखो बोर्स रेडियस, तो बोर्स रेडियस क्या होता है, देखो देखो जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस कहा जाता है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन है ना रिवॉल्व इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ hydrogen atom, then this is called ठीक है ना, then this radius या फिर this radius, हाँ this radius is called बोर्स रेडियस, ठीक है ना, बोर्स रेडियस, समझ में आया। दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। तो जब बोर्स रेडियस का बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम का बात आएगा। तो जब हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्लस जेड चार्ज होगा, है ना, और ये हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो एन का वैल्यू कितना पुट करना है, 1। एन का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। और हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का मतलब होता है 1, यह ना होगा 1H1 होगा, है ना, 1H11 यानी कि Z इक्वल टू V1 होगा। अरे बोलो यार, Z इक्वल टू क्या होगा, बोलो 1 होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में चक्कर काटता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस कहा जाता है। क्या कहते हैं, मतलब उस रेडियस को क्या बोलेंगे, बोर्स रेडियस। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, इसीलिए Z इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और N इक्वल टू भी क्या पुट करेंगे, 1, क्योंकि N इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो जो पहले ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, किसके पहले ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, हाइड्रोजन एटम के, मतलब Z इक्वल टू 1 लिख दिए तो हाइड्रोजन एटम की। याद करो जो बोर्स थ्योरी था वो बोर्स थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सही था, बात समझ में, बाकी के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोर्स ने, सिर्फ किस लिए कर पाया था, हाइड्रोजन एटम को ही एक्सप्लेन कर पाया था। बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पता है कि बोर्स रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, याद है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यही ना था, के जेड ई स्क्वायर, याद है ये टर्म। तो हम लोग को यहाँ पुट करना है, इसीलिए r इक्वल टू एन का वैल्यू 1 और h का वैल्यू z का वैल्यू 1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के और z छोड़ देंगे और लिख देंगे बोलो a स्क्वायर, क्योंकि z का वैल्यू हम क्या पुट करें, 1 पुट किए हैं। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे, बोर्स रेडियस कहेंगे। समझ में आ गया। इसको कौन सा रेडियस बोलेंगे, बोर्स रेडियस। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया कि बोर्स रेडियस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम समझाएंगे किसी स्टेशनरी ऑर्बिट का टोटल एनर्जी कितना होता है। तो टोटल एनर्जी का डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास मिलेगा, आप लोग को वेट कीजिए। और आज के लिए इतना काफी है, और इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा दिया होगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।